रोकड़ प्रवाह विवरण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो व्यवसाय में किसी वर्ष में होने वाले रोकड़ के आगमन और रोकड़ के बहिर्गमन को प्रकट करता है। यानी ऐसा विवरण जो ये दर्शाए कि संस्था में वर्ष के दौरान किन किन स्रोतों से रोकड़ आई और किन किन स्रोतों से रोकड़ गई, इसका विवरण ही क्या कहलाएगा? रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाएगा। रोकड़ के आगमन एवं बहिर्गमन, आगमन से मतलब इनफ्लो, रोकड़ का व्यापार के अंदर आना, और बहिर्गमन का मतलब है आउटफ्लो, रोकड़ का व्यापार से बाहर जाना। तो रोकड़ के आगमन एवं बहिर्गमन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। यह कोषों की रोकड़ अवधारणा पर आधारित है। पूरा ये कैश पर रोकड़ अवधारणा पर आधारित है। रोकड़ प्रवाह विवरण एक विशिष्ट अवधि में उपक्रम की रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाहों तथा बहिर्वाहों के व्यवहारों को प्रकट करता है। एक महत्वपूर्ण शब्द आया, अब तक आप रोकड़ तो जानते थे, रोकड़ तुल्य, तो केवल रोकड़ ही नहीं बल्कि रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ और रोकड़ तुल्यों के आवागमन को प्रकट करता है। रोकड़ तुल्यों तथा रोकड़ प्रवाह को निम्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम तीनों की बात करते हैं। रोकड़ प्रवाह क्या है, रोकड़ क्या है, रोकड़ तुल्य क्या है। अगर रोकड़ प्रवाह की बात की जाए तो रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यों के प्रवाह अंतर प्रवाह एवं बहिर्वाह होते हैं। रोकड़ प्रवाह में क्या क्या शामिल किया जाता है? रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना, यानी कि रोकड़ प्रवाह में रोकड़ का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों को शामिल किया जाता है। रोकड़ प्रवाह तब होता है जब किसी लेन देन में सौदा होने से पूर्व रोकड़ या रोकड़ तुल्यों की राशि में परिवर्तन होता है। यानी रोकड़ या रोकड़ तुल्यों की राशि में या तो वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो उसे रोकड़ प्रवाह माना जाएगा। यदि लेन देन का प्रभाव रोकड़ या इसके तुल्यों में वृद्धि करता है, यदि लेन देन के होने के कारण रोकड़ में या उसके कैश इक्विवेलेंट रोकड़ तुल्यों में वृद्धि हो रही है तो इसे कहा जाएगा रोकड़ अंतर प्रवाह। जरूर व्यापार में रोकड़ या रोकड़ तुल्य आए हैं, इस कारण रोकड़ में वृद्धि हुई है, तो इसे क्या कहा जाएगा? रोकड़ अंतर प्रवाह। और यदि रोकड़ कुल रोकड़ में कमी लाता है तो यह क्या कहलाता है? रोकड़ बहिर्वाह कहा जाता है। तो हमने बात कर ली रोकड़ प्रवाह की। रोकड़ प्रवाह से आशय जो रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना, यानी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों को जब शामिल किया जाए तो वो रोकड़ प्रवाह है। और रोकड़ प्रवाह कब होता है? जब रोकड़ और रोकड़ तुल्यों में या तो वृद्धि हो या कमी हो। अगर वृद्धि हो रही है तो उसे कैश इनफ्लो रोकड़ अंतर प्रवाह कहा जाएगा, और यदि कमी हो रही है तो इसे रोकड़ बहिर्वाह कहा जाएगा। रोकड़ से क्या आशय है? अब तक अगर हम बात करें तो रोकड़ से मतलब आप समझते हैं व्यापारी की तिजोरी में पड़ी हुई रोकड़ या व्यापारी के गल्ले में पड़ी हुई रोकड़। लेकिन रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ की परिभाषा में केवल रोकड़ को ही नहीं बल्कि बैंक में मांग निक्षेपों को भी शामिल किया गया है। रोकड़ से आशय केवल हस्तगत रोकड़ से ही नहीं है बल्कि इसमें बैंक में मांग निक्षेप भी शामिल है। रोकड़ तुल्य क्या है? रोकड़ तुल्यों से आशय अल्पकालीन तथा उच्च तरल विनियोगों से, यानी एक तो अल्पकालीन हो, कम समय के हो, और साथ ही साथ उनमें उच्च तरलता का गुण हो। उच्च तरलता से मतलब जिन्हें तुरंत झटपट रोकड़ में बदला जा सकता हो, जो तुरंत नकद में परिवर्तनीय हो तथा मूल्य में परिवर्तनीय हो, बिना परिपक्वता के नजदीक हो, यानी कि जल्दी से जल्दी उनका भुगतान मिलना हो, तो वे सभी रोकड़ तुल्य कहलाते हैं। सामान्यतः एक विनियोग भी रोकड़ तुल्य तब समझा जाता है जब इसकी मूल परिपक्वता 3 माह या इससे कम हो, यानी कि विनियोग भी रोकड़ तुल्यों में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन उसके रोकड़ में परिवर्तित होने की जो अवधि है वो 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
रोकड़ तुल्यों में मुख्य तौर पर कोषागार बिल, ट्रेजरी बिल्स, जमा प्रमाण पत्र, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर और मुद्रा बाजार जमाएं ऐसे विनियोगों को शामिल किया जाता है जो कि रोकड़ तुल्य होते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के क्या उद्देश्य हैं? क्यों बनाया जाता है रोकड़ प्रवाह विवरण? तो सबसे मुख्यतः हमारे व्यापार या संस्थान में होने वाले रोकड़ प्रवाहों को ये गतिविधियों में बांट देता है कि ये जो रोकड़ प्रवाह हुआ है वो कौन सी गतिविधि से हुआ है। जैसे मुख्यतः आप आगे जाकर 3 तरह की गतिविधियां, परिचालन गतिविधि, वित्तीय गतिविधि और विनियोग गतिविधि पढ़ने वाले हैं। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में ये होने वाले रोकड़ अंतर प्रवाह या बहिर्वाहों को उन गतिविधियों में बांट कर दर्शाता है, रोकड़ की आवश्यकताओं को प्रकट करता है। तो आइए बात करते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण का उद्देश्य संस्था में एक लेखा अवधि के दौरान रोकड़ आगमन एवं बहिर्गमन के बारे में जानकारी देना होता है। पहला मूल उद्देश्य तो यह है कि यह विवरण यह बताता है कि कितना तो रोकड़ कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। रोकड़ प्रवाह विवरण में किसी अवधि विशेष में हुए रोकड़ अंतर प्रवाह एवं बहिर्वाह को विभिन्न क्रियाकलापों अर्थात परिचालन क्रियाकलाप, विनियोग क्रियाकलाप और वित्तीय क्रियाकलापों में बांटकर दर्शाया जाता है, जो कि उपयोगकर्ता के लिए बहुत उपयोगी है। अगला उद्देश्य अगर मैं बात करूं तो रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से उपयोगकर्ता को विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लेने में ये सहायक है। क्यों? क्योंकि रोकड़ प्रवाह विवरण कई उपयोगी सूचनाएं प्रदान करता है। अब बात करते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के मुख्यतः लाभ क्या क्या हैं। संस्था को जो रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करती है तो इस विवरण से संस्था को क्या क्या लाभ होते हैं उसकी बात करते हैं। पहला लाभ है वित्तीय नीतियों के नियोजन एवं समन्वय में सहायक। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए नियोजन का आशय। नियोजन से मतलब है पहले आगे होने वाली घटनाओं के लिए पहले से आयोजन कर लेना, किसी तरह की आवश्यकताओं का अनुमान लगा के उसके लिए पहले से व्यवस्था कर लेना ही नियोजन कहलाता है, जो कि प्रबंध का एक मुख्य कार्य है। आप ये व्यावसायिक संगठन जो आपका विषय है उसमें भी आप पढ़ेंगे। तो किसी भी योजना का आधार रोकड़ होती है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी योजना, कोई भी प्रोजेक्ट अगर कोई संस्था चला रही है तो उसमें सबसे मुख्य जो आवश्यक चीज है वो है रोकड़। इसके अभाव में किसी योजना की पूर्ति नहीं की जा सकती। कोई भी योजना चलाई नहीं जा सकती बिना रोकड़ के। अतः यदि अगली लेखा अवधि में के अनुमानों के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाए तो यह संस्था की वित्तीय नीतियों में और समन्वय में उपयोगी होगी। यानी कि ये संस्था को जानकारी देगी कि भविष्य में कहां पर हमें रोकड़ की जरूरत पड़ने वाली है। इससे प्रबंध को यह ज्ञान हो जाता है कि कितनी रोकड़ की आवश्यकता होगी तथा इससे कितने आंतरिक साधनों से लाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं संस्था वित्त की पूर्ति आंतरिक साधन और बाहरी साधनों से करती है। तो जितनी हमें पूंजी की या रोकड़ की आवश्यकता होगी उसमें से कितनी तो हमारे पास आंतरिक साधन हैं जिनसे हम व्यवसाय में व्यवस्था कर और पैसा ला सकते हैं और परियोजनाओं को चला सकते हैं, और कितना पैसा हमें बाहरी संस्थाओं से, बाहरी ऋणदाताओं से लेना होगा, ये हमें रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से पता चल सकता है। अगला जो महत्व है वो है नियंत्रण में सहायक। बिल्कुल जो रोकड़ प्रवाह विवरण है इससे रोकड़ पर अच्छा प्रबंध किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। कैसे? आप सभी जानते हैं कि पहले पूर्वानुमान लगाकर रोकड़ बजट बनाया जाता है और घटनाओं के घट जाने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। यानी रोकड़ प्रवाह विवरण संस्था के वास्तविक परिणाम है और बजट वो परिणामों का पूर्वानुमान है। तो दोनों की तुलना कर आप विचलन ज्ञात करेंगे और ये देखेंगे कि कहीं पर हमारे द्वारा तय किए गए मानकों से ज्यादा
पैसा तो खर्च नहीं हो गया है। तो आप रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट का तुलनात्मक अध्ययन कर क्या कर सकते हैं, अच्छा नियंत्रण लागू कर सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण प्रबंध के लिए एक नियंत्रण तकनीक भी है। इस विवरण की रोकड़ बजट से तुलना करके बजट के मौलिक पूर्वानुमानों का रोकड़ प्रवाह विवरण के वास्तविक परिणामों से अंतर ज्ञात किया जा सकता है, जिसे हम कह रहे हैं कि वो विचलन होगा। यही बात मैंने कही कि रोकड़ बजट एक पूर्वानुमान है जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण वास्तविक परिणाम है। तो दोनों का कंपैरिजन कर आप अंतर निकाल सकते हैं और अच्छा प्रबंध लागू करने के लिए, आप उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आप सुधारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रकार की तुलना से प्रबंधक यह जान सकता है कि वित्तीय साधनों का किस सीमा तक योजना अनुसार उपयोग हुआ है, यानी धन का सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। अगला जो महत्व है वो है आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायक। रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा परिचालन से रोकड़ संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल, रोकड़ प्रवाह विवरण जो हम बनाते हैं उससे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अंतर्गत होने वाले रोकड़ प्रवाह और रोकड़ बहिर्वाह दोनों की जानकारी हमें मिलती है। इसलिए इस सूचना के आधार पर दीर्घकालीन दायित्वों को चुकाने, स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन की संभावनाओं पर विचार करने और लाभांश नीतियों का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। कैसे? जब आपको परिचालन गतिविधियों से होने वाले रोकड़ प्रवाह का पता लगेगा तो आप आगे के अनुमान लगाएंगे कि जो संपत्तियां हमें रिप्लेस करनी है या नई संपत्ति खरीदनी है उसके लिए हमारे पास धन व्यवस्थित होगा या नहीं होगा, अंशधारियों को जो लाभांश देना है उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, और साथ ही साथ जो दीर्घकालीन दायित्व आने वाले समय में मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, उनका हम भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रोकड़ परिवर्तन का ज्ञान। रोकड़ प्रवाह विवरण मुख्यतः दो अवधियों के मध्य रोकड़ में हुए परिवर्तन की जानकारी देता है। यह हमने इसकी परिभाषा में ही पढ़ा है। रोकड़ प्रवाह विवरण व्यवसाय की रोकड़ स्थिति में परिवर्तन किन कारणों से हुआ इसकी जानकारी इसमें मिलती है। कभी कभी व्यवसाय में लाभ होने पर भी रोकड़ शेष में कमी आ जाती है। अब ये दोनों बातें अपोजिट है भाई, जब लाभ हो रहे हैं, लाभ बढ़ रहे हैं तो पिछले साल के कंपैरिजन में लाभों में वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही साथ जब हानि हो रही है तब रोकड़ बढ़ भी सकता है। तो ये दोनों चीजें अपोजिट है, तो इसकी जानकारी आप किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इसके कारणों का आप किससे मालूम कर सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण आपको बकायदा ये चीजें बताता है कि लाभ होने पर भी रोकड़ में कमी क्यों हुई या फिर हानि होने पर रोकड़ में वृद्धि क्यों हुई। तो रोकड़ प्रवाह विवरण इस प्रकार की स्थिति होने के कारणों से भी अवगत कराता है। अगला है अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में सहायक। व्यवसाय के दैनिक लेन देन रोकड़ में होते हैं, अतः कोषों का वह भाग जो रोकड़ से संबंधित होता है प्रबंध को अल्पकालीन निर्णयों में बहुत सहायता पहुंचाता है। जैसे यदि प्रबंध एक माह के पश्चात दायित्वों का शोधन करने की क्षमता का पता लगाना चाहे तो रोकड़ प्रवाह विवरण की सहायता से ऐसा कर सकता है। वो ये मालूम कर सकता है कि हमें दीर्घकालीन दायित्व जो एक माह के बाद भुगतान करने हैं उसके लिए हमारे पास रोकड़ उपलब्ध होगा या नहीं होगा। वित्तीय विश्लेषण का जितना अल्प समय होता है रोकड़ प्रवाह विवरण उतना ही उपयोगी होता है, यानी कि ये अल्पकालीन विश्लेषण में ज्यादा उपयोगी है। विश्लेषण का अच्छा उपकरण। निकट भविष्य में देय होने वाले दायित्वों के लिए कार्यशील पूंजी की तुलना में रोकड़ अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पकालीन विश्लेषण के लिए कोष प्रवाह विवरण की तुलना में अधिक अच्छा उपकरण माना जाता है। ये थे आपके रोकड़ प्रवाह विवरण के महत्व या लाभ के बिंदु। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे रोकड़ प्रवाह के वर्गीकरण की। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है वो मुख्यतः 3 गतिविधियों में बांटकर बनाया जाता है। तो ये रोकड़ प्रवाह का विवरण किस आधार पर किया जाता है, कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो परिचालन गतिविधि में शामिल किए जाएंगे, कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो वित्तीय गतिविधि में शामिल किए जाएंगे, या कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो
विनियोग गतिविधि में शामिल किए जाएंगे, उनके बारे में रोकड़ प्रवाह के वर्गीकरण में समझते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, रोकड़ या रोकड़ तुल्य के व्यवसाय में आने और व्यवसाय में जाने का वर्णन किया जाता है। जैसा कि रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में वृद्धि या कमी होती है तो उसे रोकड़ प्रवाह माना जाता है। या तो कैश इनफ्लो होता है या फिर कैश आउटफ्लो होता है। इस विवरण में एक और उन सभी साधनों का वर्णन किया जाता है जिससे रोकड़ या रोकड़ तुल्य व्यवसाय में आती है अथवा इनके शेष में वृद्धि होती है, और दूसरी ओर उन सभी मदों का उल्लेख किया जाता है जिनसे रोकड़ व्यय होता है या फिर रोकड़ में कमी होती है। कुल मिलाकर इन दोनों कारणों को बताया जाता है कि क्यों रोकड़ में वृद्धि हुई या फिर क्यों कमी हुई। अतः इस विवरण को तैयार करने के लिए रोकड़ अंतर्वाह और रोकड़ बहिर्वाह की जानकारी आवश्यक है। यह पता होना चाहिए कि किन व्यवहारों से रोकड़ आ रहा है और किन व्यवहारों से रोकड़ जा रहा है। लेखा मानक 3 संशोधित के अनुसार ऐसे रोकड़ अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह परिचालन, विनियोजन एवं वित्त पूर्ति क्रियाओं के कारण होते हैं जिन्हें आगे स्पष्ट कर रहे हैं। परिचालन क्रियाएं व्यवसाय की उन क्रियाओं से संबंधित होती है जिनसे व्यवसाय में आय उत्पन्न होती है। यानी कि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो परिचालन क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो व्यवसाय की मूलभूत क्रिया होती है जिसके लिए व्यवसाय चलाया जाता है, एवं अन्य क्रियाएं जो विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं से संबंध नहीं रखती हैं, यानी कि वो वित्तीय क्रिया या फिर विनियोग क्रिया नहीं है और व्यवसाय की मूलभूत क्रिया है। जैसे कि माल बनाना, माल बेचना, माल क्रय करना, कर्मचारियों को वेतन देना, ये सभी क्रियाएं परिचालन क्रियाओं का भाग होती है। इसलिए ये उन लेन देनों का परिणाम होती है जो संस्था के लाभ अथवा हानि का निर्धारण करती है। यानी आपके व्यवसाय की जो मूल क्रिया है, जैसे कपड़े के व्यापारी के लिए मूल क्रिया माल खरीदना और माल बेचना है, इनमें निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। आगे उन क्रियाओं की हम बात करने जा रहे हैं जो परिचालन क्रियाओं में मुख्य तौर पर शामिल की जाती हैं। परिचालन क्रियाओं में मुख्य तौर पर क्या क्या शामिल किया जाता है उनकी अगर बात करें तो माल की बिक्री एवं सेवा प्रदान करने से रोकड़ प्राप्तियां, अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन, अन्य आयगत रोकड़ प्राप्तियां, यानी कि जो व्यापार की मूलभूत क्रिया है। जैसे कि मान लीजिए किसी लेखक का काम पुस्तकें लिखना है और उसे अधिकार शुल्क की प्राप्ति हो रही है तो वो उसके लिए परिचालन क्रिया की आय है। इसी तरीके से माल की बिक्री करना या फिर सेवाएं प्रदान करना, केवल माल ही नहीं बिकता है, सेवाएं भी बिकती हैं, तो सेवाओं से जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो भी परिचालन क्रिया की आय हो सकती है यदि वो आपके व्यवसाय की मूलभूत क्रिया है। माल तथा सेवा आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान, कर्मचारियों एवं उनकी ओर से मतलब जो भी खर्चे हैं कर्मचारी या फिर उनकी ओर किए गए जो भी भुगतान है वो। इसके अलावा एक बीमा कंपनी की दशा में प्रीमियम, दावों, वार्षिकी एवं अन्य लाभों के संबंध में प्राप्ति, यानी यदि आप एक बीमा कंपनी है तो बीमा कंपनी के लिए परिचालन क्रियाओं से क्या क्या क्रियाएं होंगी, प्रीमियम की प्राप्ति करना, दावों का भुगतान करना, या फिर हो सकता है आपके वार्षिक एवं अन्य लाभ से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो सभी एक बीमा कंपनी के लिए परिचालन क्रियाओं से संबंधित होंगी। आयकर का भुगतान एवं वापसी, यदि वो व्यापार की आय से संबंधित है तो परिचालन है, और यदि वो वित्तीय क्रिया या फिर विनियोग क्रिया के संबंधित आय जो हुई है उससे संबंधित है तो फिर वो उसमें शामिल की जाएगी। आता है सेकंड, विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। विनियोजन क्रियाओं में मुख्य तौर पर क्या लिया जाएगा, संपत्ति और विनियोगों का क्रय और संपत्ति और विनियोगों का विक्रय। यदि इन संपत्तियों से या विनियोगों से आपको ब्याज या लाभांश की प्राप्ति हुई है तो वो, बस इसमें मुख्य तौर पर संपत्ति, स्थायी संपत्तियां या विनियोगों का क्रय शामिल किया जाएगा या स्थायी संपत्तियां और विनियोगों का विक्रय शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ शामिल किया जाएगा
इन संपत्तियां या इन विनियोगों से होने वाली आय। मुख्य तौर पर जो चालू संपत्तियां हैं वो यहां नहीं ली जाएंगी, क्योंकि चालू संपत्तियों को परिचालन क्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो आइए बात करते हैं विनियोजन क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाएगा। स्थायी संपत्तियों, अमूर्त संपत्तियों सहित, केवल चालू संपत्तियों को नहीं लेना है, बाकी सभी संपत्तियां और विनियोग इसी में शामिल किए जाएंगे। स्थायी संपत्तियों या अमूर्त संपत्तियों सहित संपत्तियों को क्रय करना और इनके संबंध में किए गए रोकड़ भुगतान। अमूर्त संपत्तियों सहित स्थायी संपत्तियों के विक्रय से रोकड़ प्राप्तियां, संपत्तियां खरीदते हैं स्थायी संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां, तो वो विनियोग गतिविधि के अंतर्गत रोकड़ बहिर्वाह होगा, और यदि संपत्तियों को बेचते हैं तो रोकड़ अंतर्प्रवाह होगा। अन्य संस्थाओं के अंशों, अधिपत्रों या ऋणपत्रों को खरीदने हेतु रोकड़ भुगतान। अंश या ऋणपत्रों को देखकर यहां पर आप कंफ्यूज ना हो। यदि आप एक निगम है, यदि आप एक कंपनी है और अंश या ऋणपत्र जारी करते हैं तो वो वित्तीय गतिविधि में शामिल किया जाएगा, लेकिन यहां पर आपने दूसरी संस्था के अंश या विनियोग या ऋणपत्र क्रय किए हैं तो वो आपके लिए विनियोग है और वो विनियोग गतिविधि में शामिल किए जाएंगे। अन्य संस्थाओं से अंशों, अधिपत्रों या ऋणपत्रों के निस्तारण पर प्राप्त रोकड़। इसका मतलब आपने कुछ समय पहले किसी कंपनी के अंश या ऋणपत्र खरीदे थे और अब शोधन का समय आ गया तो कंपनी ने आपको शोधन के समय आपका पैसा वापस लौटा दिया, तो ये भी विनियोग गतिविधि होगी, क्योंकि कंपनी के लिए तो ये वित्तीय गतिविधि है, लेकिन प्राप्त करने के लिए विनियोग गतिविधि है, क्योंकि उसे ये पैसा अपने विनियोगों से प्राप्त हुआ है। तीसरे पक्षकारों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम, इनमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं है। क्या मतलब है इस लाइन का? आप एक व्यावसायिक संस्था है, आपने किसी व्यक्ति को ऋण दिया है तो वो आपके लिए संपत्ति है, विनियोग गतिविधि है, लेकिन एक वित्तीय संस्था जिसका काम ही ऋण देना है उसके लिए विनियोग गतिविधि ना होकर परिचालन गतिविधि होगी। अगली क्रिया आती है वित्त पूर्ति क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अगर वित्त पूर्ति की बात करूं तो दायित्व पक्ष की हम बात करेंगे, और दायित्व पक्ष में से आप चालू दायित्वों को हटा दीजिए, बाकी सभी जो मदें हैं वो वित्त पूर्ति क्रियाओं से संबंधित है, जैसे कि अधिमान अंशों का निर्गमन, समता अंशों का निर्गमन, अधिमान अंशों का शोधन या समता अंशों की वापसी खरीद, ऋणपत्रों का निर्गमन, ऋणपत्रों का शोधन, लाभांश का भुगतान, ये सभी वित्त पूर्ति क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट आप ऐसे समझ सकते हैं, परिचालन गतिविधि में माल बनाने और बेचने से संबंधित क्रियाएं आएंगी। अगर विनियोग गतिविधि की बात करें तो नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स जो हैं वो उनका खरीदना, बेचना या उनसे होने वाली आयों को विनियोग गतिविधि में शामिल किया जाएगा। और वित्तीय गतिविधि की बात की जाए तो करंट लायबिलिटी को छोड़कर बाकी जो लायबिलिटीज हैं, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, उन्हें शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं वित्त गतिविधि में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की जाती है। ऋणपत्रों, नोट्स, बंद पत्रों अथवा दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त रोकड़, यदि आप इनको जारी करेंगे तो उधार ली गई राशियों का पुनर्भुगतान या फिर ब्याज एवं लाभांश का भुगतान। अब जब तीनों गतिविधियों को हमने समझ लिया है तो अब हम परिचालन गतिविधि में कौन कौन सी गतिविधि कैश इनफ्लो है और कौन कौन सी कैश आउटफ्लो है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां आपको नजर आ रहा होगा परिचालन गतिविधि में आपने माल को बेचा या सेवाओं को बेचा, उससे पैसा मिलेगा तो वो परिचालन गतिविधि के अंतर्गत रोकड़ का अंतर्वाह है, या आप कह सकते हैं रॉयल्टी, फीस, कमीशन आदि की आपको प्राप्ति हो रही है तो वो भी परिचालन क्रियाओं के अंतर्गत क्या है? रोकड़ अंतर्वाह है। कर्मचारी के व्ययों का भुगतान अगर आप करते हैं, आपूर्तिकर्ताओं से माल क्रय करते हैं, प्रचालन व्ययों का भुगतान करते हैं या फिर व्यापार की आय पर करों का भुगतान करते हैं तो इन सभी में पैसा जा रहा है, इसलिए क्या है? परिचालन गतिविधि के अंतर्गत रोकड़ बहिर्वाह है। अब बात करते हैं निवेश क्रियाकलाप या फिर विनियोग गतिविधि की। अगर आप कोई परिसंपत्ति, संयंत्र, औजार, उपकरण, दीर्घकालीन निवेश आदि की बिक्री करेंगे तो ये रोकड़ अंतर्प्रवाह है। और कौन सी गतिविधि के अंतर्गत? निवेश या विनियोग गतिविधि के अंतर्गत। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखें, चालू संपत्तियां इसमें शामिल नहीं करनी है। और बहिर्वाह का क्या होगा? जब आप इनको बेचने की बजाय
खरीदेंगे, जैसे कि परिसंपत्तियां, संपदा, संयंत्र, उपकरण, औजार, गैर चालू निवेश आदि को खरीदते हैं। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई निवेश है, यदि कोई संपत्ति है, वो उससे आपको आय की प्राप्ति हो रही है, तो उस आय को भी निवेश गतिविधि में ही शामिल किया जाएगा। अगला जो बिंदु है वो है वित्तीय क्रियाकलाप यानी कि वित्तीय गतिविधि। और अगर वित्तीय गतिविधि की हम बात करें तो इसमें जैसा कि आपको बताया गया था कि दायित्व पक्ष की और करंट लायबिलिटीज को छोड़ दीजिए, बाकी जो मदे हैं अंशों का निर्गमन करना, ऋण पत्रों का निर्गमन करना या फिर उनका शोधन करना, ये सब किस गतिविधि में आएंगे? वित्तीय गतिविधि में आएंगे। तो यहां अगर बात की जाए तो सामान्य या अधिमान अंशों का निर्गमन करना, ऋण पत्रों, बंध पत्रों के निर्गमन से प्राप्तियां करना, ऋणों की प्राप्ति करना, इसमें सभी में पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत क्या है? वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत ये रोकड़ अंतर्प्रवाह है। यहां बात की जाए तो अधिमानी अंशों का शोधन करना यानी अधिमान अंशों का शोधन करना, साथ ही साथ स्वयं के अंशों का क्रय करना। समता अंशों का शोधन नहीं होता है, यदि उन्हें वापस बाजार से खरीदा जाए तो उन्हें स्वयं का अंशों का क्रय कहते हैं, तो वो करना। ऋण पत्रों का शोधन करना, दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान करना या लाभांश एवं ब्याज का भुगतान। यदि लाभांश या ब्याज आप चुका रहे हैं तो जरूर वो आप अंश या ऋण पत्रों पर चुका रहे हैं तो वो वित्तीय क्रियाकलाप में लिया जाएगा। और यदि लाभांश या ब्याज आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो जरूर निवेश पर प्राप्त किया जा रहा है, विनियोगों पर प्राप्त किया जा रहा है, तो वो फिर विनियोग गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इन बातों को समझने के बाद अब आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ क्रियाकलाप देकर आपसे एक्टिविटी पूछी है, आपको ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटी है, परिचालन गतिविधि है, वित्तीय गतिविधि है या फिर निवेश गतिविधि है। तो आइए उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रचालन क्रियाकलाप यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, निवेश क्रियाकलाप यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वित्तीय क्रियाकलाप यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी और रोकड़ तुल्यांक यानी कि जो इनमें नहीं आएंगे लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो उनके बारे में बताइए। तो आइए एक एक चीज को हम पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिया है मशीनरी की खरीद। मशीन एक संपत्ति है और संपत्तियों को क्रय करना, चालू संपत्तियों को छोड़कर संपत्तियों को क्रय करना कौन सी गतिविधि है? विनियोग गतिविधि है। हम यहां पर विनियोग गतिविधि के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आई यूज करेंगे, परिचालन गतिविधि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ओ यूज करेंगे, वित्तीय गतिविधि के लिए एफ यूज करेंगे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए हम सी यूज करेंगे। तो बात करते हैं कौन सी एक्टिविटी है? विनियोग गतिविधि। तो हम यहां पर लिख देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समतांश पूंजी के निर्गमन से प्राप्ति, समतांश पूंजी के निर्गमन से प्राप्ति करूं तो ये कौन सी गतिविधि होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि समतांशों का निर्गमन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। अगर बात की जाए प्रचालन से रोकड़ आगम, इसका मतलब है बिक्री, और वो भी कैसी बिक्री? माल की बिक्री, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। दीर्घकालिक उधारों से प्राप्तियां, आपने दीर्घकालीन ऋण लिए, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। अगर बात की जाए पुरानी मशीनों की बिक्री से प्राप्ति, यदि किसी संपत्ति का विक्रय करते हैं तो वो निवेश गतिविधि है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इसके बाद अगर बात करें व्यापारिक प्राप्तियों से नकद प्राप्तियां, मैंने कहा था केवल फिक्स असेट्स या फिर अमूर्त संपत्तियों से अगर पैसा आए जाए तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना है, लेकिन यदि किसी करंट असेट से पैसा आए जाए तो वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेना है, तो ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। व्यापारिक कमीशन की प्राप्ति, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। गैर चालू विनियोगों का क्रय, गैर चालू विनियोगों का क्रय ये निवेश गतिविधि है यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अधिमान अंशों का मोचन, अधिमान अंशों का मोचन का मतलब है आपने अधिमान अंशों को उनकी अंश पूंजी वापस लौटाई यानी उनका शोधन किया, तो ये कैसी एक्टिविटी होगी? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आगे बात अगर की जाए नकद क्रय, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्योंकि जरूर आपने माल का क्रय किया होगा। गैर चालू विनियोगों से प्राप्तियां, गैर चालू विनियोगों के विक्रय से आपने प्राप्ति की है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि आपने अपनी संपत्ति को बेचा है। ख्याति का क्रय, संपत्ति क्रय की, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि अमूर्त और मूर्त दोनों संपत्तियों का क्रय जो है वो क्या माना जाता है?
निवेश गतिविधि माना जाता है। आपूर्तिकर्ता को नकद भुगतान, आपूर्तिकर्ता को नकद भुगतान यानी क्रेडिटर को, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। समता अंशों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कर्मचारी हित व्ययों का भुगतान, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एकस्व की बिक्री से प्राप्तियां, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि आपने संपत्ति बेची है। निवेश के रूप में धारित ऋण पत्रों पर ब्याज, आपने किसी कंपनी के ऋण पत्र खरीद रखे हैं और उस पर आपको ब्याज मिला है तो ये आपके विनियोग हैं, और विनियोगों के अंतर्गत अगर आपको आय हुई है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यदि ऋण पत्रों पर आप ब्याज चुकाएं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, लेकिन ऋण पत्रों पर आपको ब्याज मिले तो वो विनियोग है। दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान, आपने दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज चुकाया है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कार्यालय एवं प्रशासनिक व्ययों का भुगतान, ये एक व्यापारिक खर्च है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। निर्माण से ऊपरी लागत का भुगतान, माल जब बनाया जाता है तो बनाने के अलावा जो खर्चे होते हैं वो भी व्यापारिक खर्चे हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। निवेश के रूप में रखे गए ऋण पत्रों पर ब्याज, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। निवेश के रूप में रखी गई संपदा पर प्राप्त किराया, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बिक्री एवं वितरण व्ययों का भुगतान, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आयकर का भुगतान, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी सूचना के अभाव में। अधिमान अंशों पर लाभांश का भुगतान, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अभिगोपन कमीशन का भुगतान, अभिगोपन कमीशन अंशों को जारी करने पर चुकाया जाता है तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। किराए का भुगतान, ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जब तक सूचना नहीं है। गैर चालू विनियोगों की खरीद पर दलाली का भुगतान, आपने कोई विनियोग क्रय किए हैं और उस पर दलाली दी है तो संपत्ति क्रय पर खर्चा हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानेंगे तो आप लिख दें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। नकद जमा की अगर बात करूं तो यह भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल होगा। अल्पकालिक जमा, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल होगा। विपणन योग्य प्रतिभूतियां, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल होगा। और आयकर वापसी से प्राप्ति, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। इसी के साथ आपका उत्तर भी यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज हमने बात की रोकड़ प्रवाह विवरण के अर्थ की, उद्देश्य और लाभ की, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को हमने समझा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे परिचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह की गणना कैसे की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।